नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुतवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन जड़ी बूटियों के बारे में जो एक पैरालिसिस की पेशेंट को लेनी चाहिए। अब पैरालिसिस जो होता है, लोगों को लगता है कि हाथ पैर का रोग है, कि मेरा हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, बट उनको ये रियलाइजेशन करने में बहुत टाइम लग जाता है कि दिक्कत हाथ पैर में नहीं है, यहाँ है ब्रेन में। और ब्रेन को लेकर आयुर्वेद ने बहुत सारा ट्रीटमेंट बता रखा है कि ब्रेन के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस तरह खाना खाओ, किस तरह खाना खाना खाओ। तो आज मैं उन्हीं में से आपके लिए कुछ जड़ी बूटियां लेकर आया हूँ। तो आयुर्वेद में इन जड़ी बूटियों को जो आपके ब्रेन के लिए अच्छी है, आपके नर्वस सिस्टम के लिए अच्छी है, उनको मिड श्रेणी में रखा गया है। यानी आपकी इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाने वाली, आपकी ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने वाली वो जड़ी बूटियां। अभी इन जड़ी बूटियों में कौन सी जड़ी बूटियां आती हैं? सबसे ऊपर आती है आपकी शंखपुष्पी। बचपन में मम्मी कहती थी ना, शंखपुष्पी का सिरप पियो, ब्रेन तेज होता है ना, ये वही शंखपुष्पी है। इस शंखपुष्पी को अगर आप यूज करते हो, एक पैरालिसिस का पेशेंट यूज करता है, तो उसके ब्रेन के अंदर आप चेंजेस देखने को मिल सकता है कि उसके ब्रेन के अंदर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो स्टार्ट हो जाए। क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि पहले 6 महीने, यानी जिस दिन लकवा हुआ है उससे 6 महीने तक बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट आती है, चाहे आप मेडिसिन करो या ना करो, क्योंकि बॉडी जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से न्यूरोप्लास्टिसिटी कर रही होती है। पर जैसे ही 6 महीने बीत जाते हैं, पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट आनी बंद हो जाती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो बंद हो जाती है। तो जो मिथ्ये दवाइयां होती हैं आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है कि वो न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट करे, और शंखपुष्पी उनमें से एक है। दूसरी जड़ी बूटी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज है, उसका नाम है ब्रह्मी। और ये ब्रह्मी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता होता है, क्योंकि वही सेम कारण शंखपुष्पी की तरह ब्रह्मी भी हमने सुन रखा है बचपन में। ब्रह्मी का जो रोल है वो बिल्कुल सेम शंखपुष्पी की तरह चलता है। ये भी न्यूरोप्रोटेक्टिव है, यानी आपके ब्रेन के सेल्स को ये ताकत देती है, उनको डैमेज नहीं होने देती। और जैसे इसको आप लेना शुरू करते हैं तो आपका ब्रेन सुकून, स्ट्रेस जो लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, आपको नींद बहुत अच्छी आनी शुरू होती है, और जितना अच्छा आप सोते हैं उतना अच्छा आपका जो ब्रेन है वो अपने आप को रिपेयर कर पाता है। तो ये ब्रेन को रिपेयर करने में आपकी हेल्प करती है। अब चलते हैं अपनी तीसरी जड़ी बूटी के ऊपर जिसका नाम है यष्टि मधु, जिसको आप मुलट्ठी के नाम से जानते हो। तो मुलट्ठी को भी मिथ्ये कैटेगरी में रखा गया है आयुर्वेद के अनुसार, बट इसका जो मैक्सिमम यूज होता है वो यूज होता है गले के लिए। जो आप कहते हैं मुलट्ठी वाली गोली खा रहे हैं, ये वही मुलट्ठी है। तो मुलट्ठी जो होती है वो छोटी छोटी डंडियों की फॉर्म में आती है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मीठी होती है। इसको अगर मुंह में रख लोगे तो पूरा दिन मुंह मीठा बना रहता है। तो ये जो मुलट्ठी है ये भी मिथ्ये होने की वजह से ब्रेन की जो सेल्स है उनको ताकत देती है। अब सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करती है। तो जो हमारी मुलट्ठी होती है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे बेटर करती है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कौन कौन आता है? आपका ब्रेन हो गया, आपका हार्ट हो गया, आपके लंग्स हो गए। तो अगर इसके बीच में जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो अच्छा फ्लो करेगा तो ब्रेन को ज्यादा अमाउंट में ज्यादा अच्छी तरीके से ब्लड मिलता है। अब जो ब्लड मिलता है तो उसे ऑक्सीजन मिलती है, उससे ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, और इसी वजह से यष्टि मधु को मिथ्ये कैटेगरी में रखते हुए इसका यूज किया जाता है लकवे के मरीज में ब्रेन को ताकत देने में। अब चलते हैं फोर्थ और लास्ट जड़ी बूटी के ऊपर जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है गिलोय। अब गिलोय को हम सुनते हैं कि ये लीवर के लिए है, ये बुखार के लिए है, बट बहुत कम और अच्छे जो हमारे वैद्य होते हैं उनको पता है कि गिलोय को जहाँ डालो, जिस बीमारी में आप उसको दो, ये उस बीमारी को हर लेती है। गिलोय को इसलिए वन ऑफ द बेस्ट हब माना जाता है। तो गिलोय जो है वो मिथ्ये कैटेगरी में आती है। अब गिलोय काम कैसे करती है उसको भी समझने की जरूरत है। तो गिलोय जो होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। जो फ्री रेडिकल होते हैं जो हमारे ब्रेन के सेल्स को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो पहले तो उसको ये ट्रैप करके अलग कर देती है। दूसरा, न्यूरोप्रोटेक्टिव इसका जो नेचर है वो सबको पता है कि ब्रेन के सेल्स को प्रोटेक्शन देती है। अब ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के साथ साथ ये ब्रेन को काम भी करती है, स्ट्रेस लेवल को डाउन करती है। तो गिलोय के साथ साथ यष्टि मधु यानी मुलट्ठी, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, ये 4 जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो एक लकवे का मरीज का हेल्प कर सकता है उसको दोबारा से रीगेन, अपनी चाल को वापस लाने में, हाथ पैर में पावर वापस लाने में। तो जितने भी पेशेंट पैरालिसिस के हैं उनको चाहिए कि चारों को लें समान मात्रा में, उसको कूटे पीटे पाउडर बनाएं, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी से दूध के साथ इसको लेना शुरू करें। तो उनको अपनी बॉडी में चेंजेस नजर आएंगे हाथ पैर में। बट वो ट्रीटमेंट कहाँ कर रहे हैं? ब्रेन का, क्योंकि ब्रेन के अंदर ही क्लॉट आया था, ब्रेन के अंदर ही नस फटी थी, और इसी वजह से ब्रेन के हिस्से को नुकसान पहुंचा था। अगर हमें हाथ पैर में ताकत वापस लेकर आनी है तो हमें उस ब्रेन के उसी हिस्से को रिपेयर भी करना पड़ेगा, और जब तक वो रिपेयर नहीं होता, जब तक उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं होती ब्रेन के अंदर, तब तक आपके हाथ पैर में ताकत वापस नहीं आती। और किस तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी एक पैरालिसिस पेशेंट में इंप्रूवमेंट लेकर आती है, देख के जरूर जाना।
नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं हुसैन साहब। हुसैन साहब को पैरालिसिस और पार्किंसन दोनों की दिक्कत रही है, ठीक है। और पहले आप बताइए कि पिछले महीने आपको क्या दिक्कत थी, क्या महसूस करते थे? पिछले महीने हाँ। चलने में लड़खड़ाते थे सर। अच्छा। गिरने का खौफ था, डर था, लेकिन और अब पहले से बेहतर है। ठीक है। अब 1 महीने में शरीर में क्या बदलाव हुआ? काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ पहले से। क्या अच्छा हुआ? जो आपको हाथ काँपता था, अब हाथ काँपता है? कम कम रहा। हाथ करो सामने, पहले ज़्यादा काँपता था। हाँ, काफ़ी ठीक है। कम। और गिरने का डर आपका खत्म हो जी गया। जी जी। उसके बाद आपका नींद में क्या फ़र्क आया? नींद बहुत अच्छी आ रही है पहले पहले से। की नींद नहीं आती थी? घबराहट सी होती थी, रात को घबराहट होती जी थी? अब जो आती है नहीं। अच्छा। और मांसपेशियों में अकड़न? हाँ, हल्की बहुत है। हल्की-फुल्की रह जी, गई है। इस पे गर्दन में थोड़ी बहुत रह गई। गर्दन गर्दन जी। हिलाओ पूरी। ठीक है। अब लगता है काम पे जा पाओगे? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और स्पीड थोड़ी-सी आई? काफ़ी स्पीड आई है सर। एक बार चल के दिखाओ। चलते समय अभी भी हाथ काँप रहा है? ठीक है। आप इनके साथ रहते हो, आपको इनके अंदर क्या बदलाव नज़र आया? जी सही आया थोड़ा बहुत, पहले से यानी कि बहुत सही आया है, अच्छा, यानी चवन्नी बराबर सही आ गया है। अच्छा। जी, मतलब पहले आप पहले ऐसे लग रहा था कि चलते चलते लग रहा था ऐसा कि गिर जाएगा। हाँ, हाँ, हाथ में कंपन बहुत ज़्यादा था। अच्छा। अभी हाथ का कंपन थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ गया। कंट्रोल में आ गया सर। ठीक है। और क्या बदलाव नज़र आया? जी, बोल रहा था कि भूख नहीं लग रहा है, तो थोड़ा बहुत यानी कि खाना भी खाया जाता है, भूख भी हाँ, 2-3 रोटी खा लेता है। घबराहटपन पहले ज़्यादा था, वो खत्म हो गया। परेशानी है। ठीक है। अभी भी थोड़ा-सा चलने में तो थोड़ी दिक्कत है, उसको हम अभी सॉल्व करवाएँगे, ठीक है? चाल आज ठीक करेंगे। तो आपने खुद देखा कि पार्किंसन के पेशेंट हो चाहे पैरालिसिस के पेशेंट हो, दोनों में ही बहुत अच्छा आराम आता है अगर हम सही तरीके से काम करते हैं। ये जो रिजल्ट आप 1 महीने में देख रहे हैं, ये क्यों आए, किस वजह से है, उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब हम पार्किंसन की बात करते हैं तो पार्किंसन के अंदर ब्रेन के सेल्स मर रहे होते हैं, डिग्रेड हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन के सेल्स जो एक केमिकल बनाते हैं डोपामाइन, वो नहीं बन पाता और आपका जो कोऑर्डिनेशन है मसल्स के साथ, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है वो कम होना शुरू हो जाता है और पेशेंट में कंपन देखने को मिलती है, गिरने का डर लगता है क्योंकि पैर की मांसपेशियां, कमर की मांसपेशियां पे ताकत महसूस नहीं होती। और जब हमने इसको ठीक करना है तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो हम डोपामाइन को बाहर से हम लेते रहे, सिंडोपा हम चलाते रहे, जैसे आप खा रहे थे। जी उसके साथ दिक्कत क्या होती है कि आपने ब्रेन के अंदर जो सेल मर रहे हैं उनको मरने से रोका ही नहीं, वो मरते चले जाएंगे और सिंडोपा की मात्रा आपकी बढ़ती चली जाती है। नुकसान क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद सिंडोपा काम करना बंद कर देती है, सिंडोपा खाते हुए भी आपको आराम देखने को नहीं मिल रहा होता। मगर अगर हम ब्रेन के अंदर जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को होने से रोक दें तो हमारा काम बन जाता है। तो ब्रेन के अंदर जो नुकसान हो रहा होता है एक कारण से हो रहा होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। अपने आप तो कोई चीज़ होगी नहीं, ब्रेन के सेल अपने आप तो मरेंगे नहीं, कोई ना कोई कारण जरूर होगा। अगर आप वो कारणों को हटा देते हो, उन रीजंस को हटा देते हो, तो ब्रेन के सेल्स आगे बनना जो है वो बंद कर जाते हैं। अब पार्किंसन में ब्रेन के सेल्स को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। कुछ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम क्या देखते हैं, जो हमारे कंट्रोल में आने वाली चीज़ें हैं अगर हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं तो पेशेंट में बहुत तेज़ी से हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे हमें हुसैन साहब के साथ देखने को मिला। अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हैं, बट हम इन चेंजेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लगता है, क्योंकि 1 महीने का अगर हम टाइम स्पेन देखें बीमारी के हिसाब से देखें तो बहुत छोटा है। 1 महीने से भी कम हुआ सर, 20 दिन। 20 दिन हुए अभी सिर्फ। 1500 हो गया। अच्छा, तो अभी घर जा रहे हो क्या? जी तभी दवाई लेने आए हो? जी, इसीलिए ठीक आ है। गए। चलो, अब हम थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि आप जो गिरने का आपको डर लगता है वो एक कारण से लगता है कि आप आगे की तरफ झुक के चलते हो। अगर आप आगे की तरफ झुक के चलोगे ना तो हमेशा आपको गिरने का डर बना रहेगा। तो एक बार आप खड़े हो जाओ, नीचे रखो, ढीले छोड़ो, हाँ चलो। शरीर को देखो, आप आगे के हल्की तरफ झुकते हो, ये झुकना नहीं है, ये सीधे रहना है पीछे की तरफ, ठीक है। आराम से चलना।
पैर निकालना, पहले एड़ी फिर पंजा, फिर एड़ी फिर पंजा, ठीक है। आराम से चलना है, एक एक कदम, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो जैसे मैं पैर को वैसे चलना, हाँ चलो चलो, हाँ हाँ चलो, ठीक है। हाथ को थोड़ा ढीला छोड़ो कि हिले, हाँ हिल रहा है। नहीं ऐसे नहीं हिले, ऐसे हिले। अच्छा, जैसे मैं चलता हूँ तो मेरे हाथ हिल के हिलते रहते हैं ना, ठीक। तो इसको ढीला छोड़ के चलना है, क्योंकि ये हमें वजन संभालने में मदद करते हैं। तो हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, नरम छोड़ दो, हाँ हिलने दो उनको अपने हिसाब से, ठीक है। अब फिर दोबारा से चलो, ठीक है। बॉडी को आप थोड़ा सा स्टिफ कर रहे हो, क्योंकि मांसपेशियां अभी थोड़ी सी अकड़ी हुई है, थोड़ी सी अकड़न खत्म होगी, आपकी चाल ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो आपने खुद देखा कि छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमने ध्यान देना होता है कि हम पैर किस तरह से रख रहे हैं। अगर हम पैर को इस तरह से रखेंगे तो चाल अलग अलग है, अगर हम इस तरह से रखेंगे तो चाल हमारी बदल जाती है। तो अक्सर पेशेंट को डर कब लगता है, जब वो आगे की तरफ झुक के चल रहा होता है, जी जी जी। ये चाल बन जाती है। तो हमने झुक के नहीं चलना होता, हमने सीधा चलना होता है। जब हम सीधा चलेंगे, पैर को जैसे एक एंगल पे रखना होता है, एड़ी पहले पंजा बाद में। जब हम इस तरह से चलते हैं तो पेशेंट को गिरने का डर खत्म हो जाता है। दोबारा चल के दिखाओ, बताओ डर है, बचा कुचा नहीं है, खत्म, ठीक है। तो आपको अपने पोस्चर पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि बीमारी हमारे चलने का और चीजों को बदल देती है। तो आपको पहले वाले फॉर्म में जाने के लिए आपको उसको समझना पड़ता है कि हमने पहले कैसे थे। तो आप ठीक थे, वैसे चलते थे जैसे आज चल रहे हो, अभी चल रहे हो। जब आप बीमार हुए तो आपने पूरा पंजा रखना शुरू कर दिया, ये चाल बना ली। जब हमने चाल ये बना ली, तुम्हारी चाल ये शरीर मुझे आगे की तरफ झुकाना पड़ा, डरने का खौफ, फिर गिरने का खौफ आने लग गया, ठीक है। तो एड़ी पंजा करके चलोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि पार्किंसन बीमारी चाहे बड़ी ज़रूर है, प्रोग्रेसिव ज़रूर है, बट ऐसा नहीं है कि उसके जो सिम्टम्स हैं, जो बीमारी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक अच्छी डाइट, एक अच्छी एक्सरसाइज और एक अच्छा मार्गदर्शन बहुत होता है पेशेंट के लिए। और अगर पेशेंट उसको लाइफ टाइम कंटिन्यू करता है, जो मार्गदर्शन दिया है, चाहे खाने में हो चाहे एक्सरसाइज में हो, तो भी बीमारी पलट के वापस नहीं आती, रुक जाती है, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत जरूर रह जाता है, मैं ये मानता हूँ, बट आपकी उम्र है अभी 40 साल, यहाँ से बढ़े आगे 40 साल और अगर बीमारी को बढ़ने देंगे तो वो तो अगले 10-20 साल में हालत बहुत बुरी कर देगी। तो जितनी जल्दी आपको इसके बारे में पता लगे, उतनी जल्दी इस पर कंट्रोल कर लेना समझदार बेहतर होता है, ठीक है। इसी के साथ आप सभी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।